न्यूज 18 की चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शुक्ला और आज बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र की। यहां पर मतदान हो गया है, दूसरे चरण में हुआ था और 54% वोटिंग यहां पर हुई है। हमारे साथ यहां पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है। सभी से बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और शुरुआत करते हैं विनोद जी से। सर, लंबा पत्रकार का करियर रहा है आपका और अभी भी एक्टिव हैं। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की लगातार चर्चा हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? कहाँ कमी रह गई और क्यों वोटिंग परसेंटेज 6% तक नीचे गिरा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज में एक तो दिलचस्पी कम है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रत्याशी खड़े हुए इंडिया गठबंधन में भी और बीजेपी में भी, तो इंडिया गठबंधन में जो प्रत्याशी खड़े थे वो सपा में जो आए थे वो भी कांग्रेस आए थे और बसपा में जो आए वो भी कांग्रेस आए थे। तो ना तो सपा वालों का उनके साथ अटैचमेंट था, ना ही बसपा वालों का उनके साथ अटैचमेंट था। लेकिन चूंकि पार्टी हाईकमान से मिले थे तो कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल पाए और उस वजह से नीचे जो मोटिवेट करना था पब्लिक को, उस हिसाब से वो मोटिवेट नहीं कर पाए। दूसरी बात कि मतदाता जो सूची थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे एक ही परिवार के 4 लोगों में से 3 के वोट एक जगह पे और एक का दूसरे मतदान केंद्र पर। ये जो गलतियां थी इसकी वजह से भी जो 3 डाल के चले गए, चौथा वहाँ गया ही नहीं दूसरी जगह जहाँ जाना था। तीसरी बात, मेरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह गौतम बुद्ध नगर में चुनाव हुआ, खासतौर पर नोएडा में मैंने देखा, यहाँ पर जब वो एंट्री पॉइंट पे जा रहे थे लोग तो उनको बोला गया कि अपना मोबाइल आप नहीं ले जा सकते। मोबाइल आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उस मोबाइल को ना ले जाने की वजह से मुझे जो मेरा अनुमान है, कम से कम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख लोगों ने वोट नहीं किया, अगर सब जगह का अनुमान किया जाए। क्यों कि जो आदमी अपने घर से निकला और वोट डालने के लिए आया था उसको कहा कि मोबाइल आपने, तो मोबाइल रखे कहाँ? मैं तो ये कहूँगा चुनाव आयोग जिस तरह सारे सिस्टम करता है उस तरह मोबाइल रखने का भी स्टैंड हर एक पोलिंग सेंटर में बनाया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये देश भर का पॉइंट है। मोबाइल पे बात करेंगे। मोबाइल जो है, क्योंकि चुनाव आयोग मानता है कि इससे जो पारदर्शिता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और तमाम तरीके के हम लोग वीडियोस भी देखते हैं सोशल मीडिया में और गौतम बुद्ध नगर में भी लोकसभा के दौरान इस तरीके के वीडियोस देखे गए हैं कि आदमी गया है और वीडियो बनाकर बाहर आया है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी है। कैसे देखते हैं? नहीं, बात तो सही है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग छोटी छोटी चीज़ों पे जैसे दिव्यांगों के लिए सुविधा दी है, तो इनके दिमाग में शुरू में आ जाना चाहिए कि हर आदमी की आज की ज़रूरत मोबाइल है। तो मोबाइल का भी जैसे विनोद जी ने कहा कि एक स्टैंड बना देना चाहिए था कि पर्ची के साथ भैया अपना मोबाइल ले जाना और करना, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मोबाइल के बाद जो सेल्फी सिस्टम चला है वो फिर वो कहाँ से करेगा? सेल्फी कैसे होगी? जी, सेल्फी बाहर मतदान करके बाहर आके आप सेल्फी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मतदान केंद्र के अंदर ही ले जाएं। हाँ, विनोद जी की बात से मैं सहमत हूँ कि मतदान केंद्र के आसपास कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे मोबाइल लॉकर हो या कुछ भी, ताकि महंगे मोबाइल लोगों के हैं, लोग दूसरे के हाथ में मोबाइल देना भी पसंद नहीं करते, तो उनका मोबाइल सुरक्षित रहे। वोटिंग परसेंटेज पे तो बात हो गई है, तमाम तरीके की बातें आप लोगों ने बताई है। क्या लगता है किसका पल्ला भारी और क्यों भारी है? भारी है तो क्यों? गौतम बुद्ध नगर जो सीट है वो पूरी तरह से डोमिनेट करती है भारतीय जनता पार्टी को। वजह ये है कि अर्बन मास है, जितने और दूसरे निर्वाचन क्षेत्र हैं वो क्षैतिज हैं धरती के ऊपर, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की तरफ है। 25-25 माले की यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटीज़ में 10-10 हज़ार मतदाता हैं। वो सब हैं बीजेपी माइंडेड, प्रो मोदी। उनको लोकल कैंडिडेट से या उस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो पूरा मैंडेट है वो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए यहाँ इस सीट के ऊपर ये बीजेपी की एक तरह से सुरक्षित सीट है। अगर मोदी लहर नहीं भी हो, योगी लहर नहीं भी हो, तो भी जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा वही यहाँ जीतेगा। आपने पहली बार जब यहाँ पर सीट में चुनाव हुआ था, जब ये पहली बार अस्तित्व में आई थी, तब तो बसपा का प्रत्याशी जीता था। 2009 के बाद बहुत रैपिडली ग्रोथ हुई है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की। आप अगर याद करेंगे 2009 में नोएडा की जनसंख्या हुआ करती थी मात्र 6 लाख। आज नोएडा की जनसंख्या 17 लाख है। तो 10-11 लाख पिछले 10-15 साल में लोग बढ़े हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट अस्तित्व में नहीं हुआ करता था। ग्रेटर नोएडा शहर के अंदर सड़कें सूनी हुआ करती थी। तो जो बाकी के जो और विधानसभा क्षेत्र थे जो देहात के, जिसमें दादरी था, जेवर था, सिकंदराबाद, खुर्जा, वो सब देहात था। तो तब उसका दबदबा था, तब 30-70 का रेशो था, यानी कि 30% शहरी और 70% देहात। आज ये उल्टा हो गया है, अब 70% शहरी और 30% देहात। तो क्या मानते हैं कि विकास जिस कदर, यानी जाहिर तौर पे आपकी बात से यही लग रहा है कि विकास हुआ होगा, विकास हुआ है, फैक्ट्रीज लगी हैं,
बाहर के जो कामगार थे वो सब यहाँ आ गए और वो बीजेपी प्रो हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जब बिहार से आदमी आता है या पूर्वांचल से आदमी आता है या अन्य राज्यों से आदमी आता है तो वो अपने लोकल इश्यूज़ को वहीं छोड़ के आता है। वो इस शहर में आता है तो इस शहर का बासिंदा बन जाता है, वो यहाँ की तरह से सोचता है। लोगों ने यहाँ देखा है कि आज यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, लोग यहाँ मेट्रो में सवारी कर रहे हैं, लोग यहाँ चौड़ी सड़कों पर चलते हैं, 24 घंटे यहाँ बिजली आती है, पानी की कोई समस्या नहीं है। तो जब कोई इस तरह की समस्याएं नहीं हैं तो जो इसको दे रहा है जाहिर सी बात है उसकी तरफ जाएगा। एक एक बार सबका ले लेते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है जिस तरीके से पंकज सर ने कहा है, तो आपको क्या लगता है क्यों बीजेपी का पल्ला भारी है? देखिए, लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं और 5 में बीजेपी के विधायक हैं और उनका भी अपना एक अस्तित्व है। और साथ साथ जो बीजेपी का नेटवर्क है, जिस तरीके से उनके यहाँ पन्ना प्रमुख मतलब नीचे तक लेवल तक एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें घर घर जाके वोट मांगने का, इस तरह का सिस्टम दूसरी पार्टियों में नहीं है। यही एक मुख्य वजह है। और दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में जैसे योगी सरकार है, कानून व्यवस्था का मुद्दा जो सबसे बड़ा है, ख़ास तौर पर जब ये कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है और पूरे प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं, राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से लोग, क्योंकि 2-3 चीज़ें का असर यहाँ रहा, जिले में देखने को मिला। बिल्कुल है, क्योंकि ये सनातन का मुद्दा है और लोगों से जुड़ा हुआ है, लंबे समय से जुड़ा हुआ है। जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो मतलब बीच से हट भी गए थे राम मंदिर बनने के बाद, वो फिर जुड़ गए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा जब बसपा की सपा की सरकार रही तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संघ में थे, कार्यसेवक भी थे, लेकिन वो बाद में बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया। अब जैसे ही राम मंदिर बना वो दोबारा से बीजेपी के साथ कनेक्ट हो गए और वोट में उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। एक खास बात और कि संघ ने एक ऐसी रणनीति अपनाई कि 22 जनवरी के बाद उनके जितने भी कार्यसेवक थे सबको उन्होंने अयोध्या की यात्रा कराई और उनके परिवार को यात्रा कराई। तो वो धीरे धीरे कनेक्टिविटी का एक तरीका था जिस वजह से उनको जोड़ा गया। सर, आप लोगों से भी बातचीत करते हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या लगता है यहाँ गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में बीजेपी का जिस तरीके से पिछले विगत वर्षों में स्ट्रक्चर बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी बात करें तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। इस बार यहाँ मौजूदा स्थिति कैसे आकलन करते हैं? क्या स्थिति है, किसका पल्ला भारी है और क्यों भारी है? बीजेपी का ही पल्ला इस समय यहाँ जो देखा जाए तो भारी है। कारण ये रहा कि जो सपा ने अपना कैंडिडेट बनाया, जिसको पहले उसको दिया, फिर टिकट काट दी, फिर उसको दिया, तो खुद ही नहीं तय कर पाए कि हमको किसको उतारना है। ठीक, दूसरा बसपा ने जो उतारा, उन्होंने इस सीट पे गुजरवादी जो चल रहा था उस गुजर संप्रदाय से हटा के दूसरे उनको दिया, लेकिन वो भी कांग्रेस के आए। तो वो जो चीज़ें थी ना, कार्यकर्ताओं के मन नहीं मिले, भले ऊपर के आला अब उनके नेताओं के दिल मिले हों, उनके दिल नहीं मिले, तो उन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, जिसका फ़ायदा पूरी तरह बीजेपी को मिलेगा। आपको क्या लगता है सर? देखिए, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो इससे पहले खुर्जा लोकसभा सीट हुआ करती थी। अशोक प्रधान यहाँ से 4 बार सांसद रहे, वो बीजेपी से थे। उसके बाद एक बार बसपा यहाँ से चुनाव जीती 2009 में, और उसके बाद एक खुर्जा लोकसभा से गौतम बुद्ध नगर लोकसभा हुई और तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा इससे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी बात आप मत प्रतिशत की कर रहे थे, शहरी क्षेत्रों में मतदान 7% कम हुआ है। इसका 2 कारण है। एक तो शुक्रवार को चुनाव का दिन पड़ना, यहाँ उस तरह के लोग हैं जो शनिवार इतवार को छुट्टी एंजॉय करते हैं, लॉन्ग वीकेंड, वो लॉन्ग वीकेंड पे चले गए। दूसरा, कुछ मतदाताओं में उदासीनता अब की बार देखी गई। जैसे हम लोग बूथ पर थे, मतदान जैसे अभी विनोद जी ने जिक्र किया, कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी और बसपा के प्रत्याशी के कई बूथों पर उनके एजेंट तक नहीं थे। ये बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, हम लोग एक एक बूथ पर गए हैं और इनके बस्ते भी नहीं लगे थे बहुत सारे बूथों पर। शहरी क्षेत्रों में तो खासकर से उन्होंने ये समझ लिया था कि यहाँ से हमको वोट नहीं मिलेगा और उन्होंने आदमी भेजा ही नहीं अपना। दूसरा, कुछ भाजपा की भी अंतर्कलह सामने आई। संघ के लोग जिस तरह से हर चुनाव में सक्रिय रहते थे, अब की बार दिखाई नहीं दिए। शहरी क्षेत्र में मतदान कम होना, चूँकि यहाँ पढ़े लिखों का शहर है, प्रबुद्ध जनों का शहर माना जाता है, और यहाँ सबसे ज़्यादा स्नातक लोग रहते हैं। विधानसभा की जब विधान परिषद का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ मतदान ना होना एक गंभीर समस्या है। सर, बात करें, हम लोग एक बार साथ में आ जाते हैं, यहाँ पर सब साथ में खड़े हो जाते हैं। सर, जिस तरीके से ये बसपा का गढ़ कहा जाता था, मायावती बादलपुर गांव से ही हैं, और बसपा का गढ़ अब यहाँ पर देखा जा रहा है बसपा के सारे नेता बीजेपी में चले गए हैं। बसपा का कोई मौजूदा नेता नहीं रहा, कोई पार्टी में रैलियां नहीं देखने को मिलती, कोई जनसंवाद नहीं देखने को मिलता, या कोई, हम पत्रकार के तौर पर अगर कहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देखने को मिलती है। क्या लगता है बसपा अपना अस्तित्व क्यों खो गई? एक एक करके सबका पॉइंट लेंगे। बसपा का अस्तित्व खोने का कारण यही है कि जब वो सत्ता में आए तो बिल्कुल उनका भी हाल ऐसा ही था जैसा आज भारतीय जनता पार्टी का है। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जो उनका कैडर
वोटर था या उनका जो पूरा कैडर था उसको नज़रअंदाज किया गया। बाहर से आने वाले लोगों को तरजीह मिलने लगी, वो मंच माफिया हो गए। जो पुराने लोग थे वो केवल दरी बिछाते रह गए, उनमें उदासीनता आ गई। वही हालत आज भारतीय जनता पार्टी की है। तो बसपा के प्रति जो उदासीनता रही वो इसी वजह से रही, वोटर में भी और उसके कार्यकर्ताओं में भी, कि जब वो सत्ता में थे, जब मायावती सत्ता में थी, तो उनके अपने कैडर को, अपने वोटर को तरजीह नहीं मिली। बाहर से जो आयातित लोग थे वो हावी हुए संगठन के ऊपर, वो हावी हुए सरकार में, और जिसका खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा। आप सर क्या कहेंगे? देखिए, बसपा हर बार अपनी रणनीति बदलती रही है। जब भी कोई लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, हर बार वो अपना जिलाध्यक्ष बदलती है, संगठन के लोग बदलती है, कार्यकर्ताओं को बदलती है। स्थायी रूप से जो भी उम्मीदवार रहे वो अगले चुनाव में उनके साथ जुड़े ही नहीं। तो उसका मतलब यह है कि वो कनेक्ट नहीं हो पाए। जैसे बाहर से लाए और ऐसे ही बाहर से बाहर चले गए। तो वो पार्टी के जो संगठन होते हैं उसमें अधिकतर लोग दलित एक वर्ग से हैं, बाकी किसी पार्टी के किसी स्वर्ण से या किसी उससे उसको पदाधिकारी भी नहीं बनाया जाता। तो एक नकेल होती है बसपा सुप्रीमो के हाथ में। अभी देखा आपने, आकाश आनंद को हटा दिया, जबकि लोग आकाश आनंद के साथ कनेक्ट होने लगे थे, यूथ खास तौर पर, और उन्होंने उनका रोजगार का, बेरोजगार का मुद्दा उठाया, लेकिन ये बात उनको पसंद नहीं आई हाईकमान को, उन्होंने हटा दिया। तो इस तरह के जो अप्रत्याशित निर्णय हैं उनकी वजह से स्थायित्व बसपा के संगठन में भी नहीं है, और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर विश्वास की कमी है। यही वजह है कि संगठन धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। बिल्कुल विलुप्त हो गया है गौतम बुद्ध नगर में, अगर बात करें तो बिल्कुल विलुप्त है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात कहाँ रखें? जो जिला अध्यक्ष है वो अपनी बात सुप्रीमो तक नहीं पहुँचा पाता। जो उसमें एक तानाशाही वाली स्थिति कार्यकर्ताओं के मन में है कि हमारी बात सुनी कहाँ जाएगी, वो सुनी नहीं रहे, तो वो सारे चले जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में। जबकि मायावती का जो बादलपुर था, बादलपुर में ही उनका बस्ता नहीं लगा। अब ये सोचिए, इससे ज़्यादा विडम्बना की बात क्या होगी इस लोकसभा चुनाव में? जी, मायावती जी का गृह जनपद है बादलपुर, और यहीं पैदा हुई और यहीं से उनका शिक्षा दीक्षा शुरू हुई थी। और मायावती जी का ये गढ़ माना जाता था। यहाँ से कुछ समय पहले सांसद, विधायक, चेयरमैन सब उन्हीं के पार्टी के होते थे। लेकिन धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में अवसाद आया। विनोद जी और पंकज जी की बात से मैं सहमत हूँ। आप राजनीतिक पार्टी में हैं, जनता से संवाद नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तो आपका जनाधार खुद गिरेगा। अभी मेरी बसपा के जिलाध्यक्ष जी से एक दिन बात हो रही थी चुनाव में, तो मैंने कभी चुनाव में आप कुछ बोलना चाहिए, हम लोग पत्रकार लोग बात करते हैं, तो कहते हैं बहन जी ने मना कर रहा कि मीडिया से बात नहीं करनी है। सरकार का काम और विपक्ष की बातों को रखना मीडिया काम है। अगर आप मीडिया से दूरी बना लेंगे तो फिर जनता के साथ आप कैसे संवाद बनाएंगे? ये कारण है कि उनके जो नेता थे, जो राजनीति करते थे, जो जनता के बीच में जाते थे, उनको जब नहीं बोलने दिया गया, जनता के विभिन्न मुद्दाओं पर कोई घटना हुई, कोई सामाजिक मुद्दा उठाना, उनको कह दिया गया आप बात नहीं करेंगे, तो अंदर अंदर वो अवसाद में चले गए। उन्होंने दूसरी पार्टियों का रूप अख्तियार कर लिया। सर, गौतम बुद्ध नगर में बात करें तो ये एक ऐसा जिला था और इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च भी किया गया था, जो सोसाइटियों में खास तौर पे बूथ बनाए गए थे और 100 के करीब बूथ बनाए गए थे। फ़र्क देखा आपने सोसाइटी जिस तरीके से पहले वोटिंग होती थी, अगर हम बूथ वाइज बात करें तो क्या इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल गिर गया? ओवरऑल गिरा, लेकिन जहाँ जहाँ बूथ बने जिन सोसाइटीज़ में, अगर उनको आप एनालाइज करोगे तो वहाँ मत प्रतिशत बाकी के मुकाबले अच्छा रहा है। अगर बाकी जगह पे 35-40 पड़ा है तो वहाँ 55-60 तक गया है, तभी ये 54% आ भी गया। अगर सोसाइटी में बूथ ना बनते तो ये 100% 45 और बिलो 50 रह जाता। तो ये अच्छा हुआ कि इस बार इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ में बूथ बनाए, लोग निकले, ऊपर से उतर के नीचे आए, उन्होंने अपना वोट डाला और उसका निसंदेह फ़ायदा मिलेगा। मिला है सर, फ़ायदा मिला है वोटिंग परसेंटेज, लेकिन ओवरऑल कम है। हाँ बिल्कुल, ओवरऑल तो कम है, लेकिन जहाँ जहाँ सोसाइटियों में बूथ बनाए गए हैं वहाँ पे वोटिंग हुई है। कई ऐसे भी सोसाइटियाँ जहाँ पे 75% वोट हुई है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा कि एक जगह लंबी लाइन लगी थी, 1300 वोट का बूथ था, और वहाँ जब धीरे धीरे चल रहा था, जब पूछा गया अंदर पीठासीन अधिकारी से, उसने कहा जी 1 मिनट में 1 वोट पड़ेगा। तो कुल अगर 11 घंटे वोट हो रही है तो 660 वोट पड़ सकती हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं क्या मशीन में स्पीड बढ़ाई घटाई जा सकती है, या 700 वोट से अधिक का कोई बूथ बनाया भी नहीं जाना चाहिए अगर ऐसा है तो। आप सर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस बार सोसाइटियों में जो था ना, उत्साह लोगों में था। कारण ये था कि पिछली बार गांव में जाते थे, इस बार धूप भी थी। अब उन्होंने क्या किया, अपना जब मन किया आराम से उठे, नाश्ता किया और सीधे लिफ्ट से नीचे आए और वोट डाला और ऊपर चले गए। तो उन्हें इस बार मतलब लगा ही नहीं कि वो वोट देने आए हैं, या वो उनके बच्चों ने भी इंजॉय किया और
सब। तो सोसाइटी में तो लोगों ने एंजॉय किया या ये क्या इस पर्व को मनाया, लेकिन क्या गांव में परसेंटेज कम रह गया? कहाँ कमी कहाँ रह गई? जी, गाँवों के वोट प्रतिशत कम रहने का सबसे बड़ा कारण है कि सेक्टर और सोसाइटी में भाजपा की पहुंच है। गाँव में सपा और बसपा और कांग्रेस की पहुंच मानते थे हम लोग। इन लोगों ने शहरी क्षेत्र में या खासकर ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने एजेंट को, अपने कार्यकर्ताओं को इतना मूवमेंट नहीं दिया ताकि वो आम जनता को बूथ तक ला सके। इसका एक कारण रहा ग्रामीण क्षेत्र में, जो नोएडा के भी अगर 81 गाँव के हैं तो उनके ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोट प्रतिशत कम रहा। जहाँ कॉलोनी और गांव से सटी हुई वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा और ग्रामीण क्षेत्र में कम रहा। इसका कारण है कि वोटर को समझा नहीं पाए कि आपको आके मतदान करना है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आप सबसे कि यहाँ पर क्या स्थानीय मुद्दा रहा? अगर रहा तो वो स्थानीय मुद्दा क्या था? चुनाव में कितना प्रभाव डाल पाया है? और जनता का रुझान, क्योंकि हम सब पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता का रुझान इस बार किस ओर था? 2 स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। एक बायर्स का है, रजिस्ट्री ना होना या पोजीशन ना मिलना। देखा होगा कैंपेन खूब चला, नो रजिस्ट्री नो वोट, और उसका असर देखने के लिए मिला। अब ये पता भी चलेगा जब मतगणना होगी 4 जून को कि नोटा कितना आया है। ऐसा हो सकता है कि पिछले 4 लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उनके मुकाबले इस बार कई गुना ज़्यादा नोटा आए। वो नो रजिस्ट्री नो फ्लैट नो वोट का इशू है। दूसरा स्थानीय मुद्दा जो इम्पोर्टेंट था वो फार्मर्स का इशू था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको डिसोल्व कर दिया था। जो एक हाई पावर कमेटी बनाई उसने अपनी सुनवाई शुरू कर दी, चल रही है उसकी लगातार अभी। तो उतना फार्मर्स का नहीं दिखाई दिया, लेकिन क्योंकि देहात में ऑलरेडी ही जो ज़्यादा वोट है वो एंटी बीजेपी है, तो इसलिए वहाँ से कोई ज़्यादा नुकसान होने की संभावना भाजपा को पहले भी नहीं थी, केवल न्यूसेंस क्रिएट होने की संभावना थी। तो न्यूसेंस क्रिएट होने से मुख्यमंत्री ने रोक लिया। पब्लिक रुझान क्या देखने को मिला? जब आम लोगों से बातचीत की उन्होंने कुछ अपने मुद्दे बताए होंगे। स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर कोई? स्थानीय मुद्दे हैं, बिल्कुल है। देखिए, वाटर क्वालिटी नोएडा क्षेत्र में इतना हाईटेक सिटी है, पानी की गुणवत्ता आज भी ख़राब है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। साथ में जैसे बिल्डर बायर का इशू सबसे बड़ा इशू है। तीसरा किसानों का इशू, किसान चाहे नोएडा का हो, ग्रेट नोएडा का हो या यमुना का हो, तीनों जगह स्थिति खराब है। आप देखिए, रनहरा एक गांव है जो जेवर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ केवल 4.79% वोट पड़ा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान 4.79 पड़ा है, और उन्होंने सुबह ही बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। शाम को हो सकता है कुछ लोगों ने मनू के उन्होंने कुछ वोट डलवाए हों, लेकिन मुद्दे तो हैं। और साथ में एक ऐसे मुद्दे भी हैं, पर्यावरण बहुत बड़ा इशू है। देखिए, अब साल में 5 महीने हम मुंह पे मास्क लगा के धूल की वजह से चलते हैं, तो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले दिनों में लाइफ पे भी डिस्टर्ब करेगा, हमारे हेल्थ सिस्टम को। पानी और पॉल्यूशन दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं जो खास तौर पर जिस पर जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएं उनको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से बात की रनहरा में वोटिंग परसेंटेज की, यानी मतलब स्थानीय मुद्दे तो हैं, उनका विरोध भी देखने को मिला इस बार चुनाव में? बिल्कुल मिला है। जो जेवर क्षेत्र या वो यमुना क्षेत्र में बसाए गए हैं तो उनको विस्थापित किया गया। तो उनको जब विस्थापित किया गया तो बताया गया था कि हम आपको एक मॉडल सिटी के रूप में जगह देंगे और सुविधाएं देंगे। वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा। उनके अपने मुद्दे हैं, किसानों के रजिस्ट्रियों, बार्ड्स की अपनी रजिस्ट्री के मुद्दे हैं। तो इन लोगों का एकदम जो मन मुटाव था वो इसी समय ही आता है सबका। यानी जो 6% की हम कमी देख पा रहे हैं पिछली बार की तुलना में बात करें, हालांकि यहाँ पर जो तमाम अधिकारी थे वो ये दावा कर रहे थे कि 70% के आसपास इस बार वोटिंग होगी, लेकिन वो गिरकर 6% कम हो गई, 54 हो गई है। मतलब स्थानीय मुद्दे रहते हैं और उसका असर देखने को मिलता है। जी, स्थानीय मुद्दे का महत्व तो होगा ही। मतदान है और मतदान के समय आदमी अपने विचार को और अपने समस्याओं को रखता है प्रत्याशी के सामने। अगर उसकी बात को नहीं सुना जाएगा और उसकी समस्याओं का निदान करने का वादा आप नहीं करेंगे तो आपको मत नहीं देगा। मतदान पैसे से नहीं होता, मत तो आप अपनी इच्छा से आदमी करता है जाके। और जैसा कि अभी पंकज जी ने कहा, किसानों की समस्या, बायर्स की समस्याओं के साथ साथ यहाँ एक समस्या और है सोसाइटियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो अपार्टमेंट एसोसिएशन है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनका आपसी टकराव भी है, पानी को लेके, मेंटेनेंस को लेके, और बहुत सारे, हाँ, कुत्तों की एक ऐसी समस्या है कि हर सोसाइटी में लोग उलझे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, 113 थाना क्षेत्र में 7X के नाम से सोसाइटियाँ, बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पे पुलिस ने 107-16 कर दिया। आपको रोचक बात बता रहा हूँ, 107-16 करते ही सारे नेताओं के नाम में जो झगड़ा करते रहते थे, बाद में सारे इकट्ठा होकर नेताओं के पास पहुँचे और पुलिस अधिकारियों ने, जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसका कारण क्या रहा कि 7X सोसाइटी में, एलाइट होम सोसाइटी, जो 80% ज़्यादा मतदान हुआ। तो आपसी मुद्दे के लोग भूले,
सोसाइटियों में जो मतदान की हम बात कर रहे थे, आपसी मुद्दे को भूल गए और उन्होंने सरकार की या जो भी जिसको अपनी बनानी थी उसकी तरफ जाकर कदम बढ़ाया। लेकिन पानी, पोल्यूशन और परिवहन की भी कुछ समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, वो तो मुद्दे हैं। तो जाहिर तौर पे देखिए तमाम जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, 20 साल से ज़्यादा वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं और एक्टिव हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और जिसमें यहाँ अगर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की बात करें तो एक बार फिर से जिस तरीके से मतदान हुआ, हालांकि मतदान का जो परसेंटेज है वो 6% कम रहा। बीते 2014 की बात करें और 19 की बात करें तो 60% के आसपास मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 54% हुआ है, 6% कम रहा। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है क्योंकि जो शहरी वोटर है उसने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का ही पल्ला इस बार भी भारी है। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर।